अब एआई से बनाए गए फोटो, वीडियो या फिर ऑडियो पर लेबल लगाना जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को शिकायत मिलने के महज 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। ये नए नियम आज से लागू हो सकेंगे। अगर एआई का इस्तेमाल अश्लीलता, धोखाधड़ी, हथियारों से जुड़ी जानकारी या किसी की नकल उतारने के लिए किया जाता है तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। दिल्ली में बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट कार्ड जारी करके सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये वादों के नहीं, नतीजों की सरकार है। हमने दिल्ली के वर्क कल्चर को बदला है, जिसकी वजह से आज दिल्ली तेजी से आगे बढ़ी है। हम सबका साथ सबका विकास मंत्र पर काम करते हैं। दिल्ली में कोई भूखा ना सोए, इसलिए सरकार ने अटल कैंटीन शुरू की है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के आज 1 साल पूरे होने के मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी उपलब्धियां गिनाई तो आम आदमी पार्टी ने अटैक किया। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिल्ली को पिछले 1 साल में धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हर किसी के साथ धोखा किया। उन्होंने महिलाओं और मिडिल क्लास को भी धोखा दिया। प्रदूषण कंट्रोल करने के नाम भी रेखा सरकार ने फर्जीवाड़ा किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में भागीरथपुरा मौत कांड और लाडली बहन योजना को लेकर पक्ष विपक्ष में जमकर बहस हुई है। बहस उस वक्त बेकाबू हो गई जब संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष को औकात में रहने के लिए कहा। विवाद बढ़ने के बाद खुद मुख्यमंत्री ने विपक्ष से माफी मांगी। विजयवर्गीय ने भी बयान पर दुख जताया, साथ ही कहा कि कभी-कभी गुस्सा आ जाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जन सुनवाई में जिला स्तर पर हो रही ढिलाई से नाराज हैं। ऐसे में जनता दर्शन कार्यक्रम को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे डीएम और एसपी की इस जन सुनवाई की निगरानी करेगा। अधिकारी हर दिन सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की समीक्षा करेंगे। लापरवाही मिलने पर जवाबदेही तय की जाएगी, जिससे लोगों को असुविधा न हो। यूपी की योगी सरकार ने अधिकारियों के मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार अब संवाद सेतु ऐप बनाने जा रही है। इस ऐप के जरिए जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच संवाद स्थापित किया जाएगा। अब से अधिकारियों को विधायकों और जनप्रतिनिधियों का फोन उठाना जरूरी होगा और किसी कारणवश फोन नहीं उठा पाते हैं तो 10 मिनट के भीतर कॉल बैक करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर इसका अलर्ट कमांड तक जाएगा। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने आज यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया। आपको बता दें कि पिछली बार सुनवाई के दौरान राहुल पेश नहीं हुए थे। कोर्ट ने उन्हें पेशी का आखिरी मौका दिया था, जिसके बाद आज वो अदालत के सामने पेश हुए। दरअसल ये मामला करीब 8 साल पुराना है, जब 2018 में कर्नाटक चुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। मामले में अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। बिहार विधानसभा में शिक्षा बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने लालू यादव के शासनकाल पर जमकर निशाना साधा। मैथिली ने बिहार के पिछले 30 साल के सफर को हस्तिनापुर की कहानी के रूप में सुनवाई। मैथिली ने लालू का नाम लिए बगैर उन्हें धृतराष्ट्र कहा। मैथिली ने कहा कि 2005 से पहले यहाँ पर धृतराष्ट्र थे, वो दुर्योधन के लिए अंधे हो गए थे। कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद शहर में तनाव हो गया है। गुस्साए हिंदू कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के पास खड़े ठेलों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करके हालात को काबू में किया। तनाव के चलते पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आरोप है कि जुलूस जब वहां से निकले रही थी तब मस्जिद के बाहर डीजे की आवाज का विरोध हुआ और इस बीच किसी शरारती तत्व ने जुलूस के ऊपर चप्पल फेंका, जिससे माहौल बिगड़ गया। कर्नाटक के बाद हैदराबाद में भी शिवाजी जयंती पर जुलूस के दौरान भारी बवाल मचा है। शहर के अंबरपेट इलाके में जहां मस्जिद के पास जमकर हंगामा हुआ, तेज संगीत और नारेबाजी से रोकने पर 2 समुदाय के लोगों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों गुटों में कहासुनी और तीखी बहस हुई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया, मामला शांत कराया। फिलहाल स्थिति काबू में। बंगाल में नमाज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सड़क पर नमाज पढ़ने का एक वीडियो भी शेयर किया है। तस्वीरें नॉर्थ कोलकाता के बीटी रोड की है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है नमाज के लिए ट्रैफिक को ब्लॉक किया गया। शुभेंदु का आरोप है कि सड़क ब्लॉक करने से लंबा जाम लग गया है। शुभेंदु ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि ममता अपने 33% वोट बैंक को खुश करने के लिए यह सब कर रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में सरकारी भवन में बिना अनुमति के नमाज अदा करने पर बवाल मच गया है। बिना इजाजत के भवन में नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। स्थानीय लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। दरअसल किसी भी सरकारी या सार्वजनिक परिसर में धार्मिक आयोजन के लिए इजाजत लेनी होती है और अगर बिना इजाजत के आयोजन हुआ तो यह धार्मिक नहीं बल्कि एक कानूनी विषय बन जाता है। इसलिए स्थानीय लोगों ने सरकारी भवन में नमाज पढ़ने का विरोध किया।
संघ प्रमुख मोहन भागवत जिस वंदे भारत एक्सप्रेस से मेरठ पहुंचे उस पर हरदोई में पथराव किया गया। पत्थरबाजी से ट्रेन की एक खिड़की का शीशा टूट गया। बताया जा रहा है कि मोहन भागवत ट्रेन के E1 कोच में बैठे थे, उससे एक कोच आगे C4 पर पत्थर फेंका गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस और GRP एक्शन में आ गई। ट्रेन के अंदर भी चेकिंग की गई। साथ ही जिस जगह पर पत्थर फेंका गया था वहां पर पुलिस की टीम पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। एक्टर रणवीर सिंह को धमकी देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक रणवीर सिंह से बिश्नोई गैंग ने 10 करोड़ रुपए की मांग की थी और अमेरिकी नंबर से धमकी भरा मैसेज भेजा गया था। क्राइम ब्रांच उस नंबर की जानकारी लेने के लिए अमेरिका की एजेंसी से संपर्क कर रही है। वहीं पर जांच में पता चला है कि बिश्नोई गैंग के खास गुर्गे में से एक हैरी बॉक्सर ने वॉइस नोट भेजकर रणवीर सिंह को धमकी दी थी। गोरखपुर में आंख के अस्पताल में बड़ी लापरवाही की घटना सामने आई है, जहां आंखों की रोशनी ठीक कराने गए 9 लोगों को अपनी आंखें निकलवानी पड़ी। अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं मिलने की वजह से इनकी आंखों में इन्फेक्शन फैल गया था, जिसकी वजह से ये हमेशा के लिए अंधे हो गए हैं। प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए। रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटल का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। फिलहाल प्रशासन ने अस्पताल को सीज किया है। बुरके में हरिद्वार से कांवड़ लाने के बाद यूपी के संभल की रहने वाली तमन्ना मलिक को लगातार धमकियां मिल रही है। तमन्ना का आरोप है कि मौलाना और मुस्लिम समुदाय की ओर से उन्हें लगातार डराया धमकाया जा रहा है। इस मामले में अब पुलिस ने एक्शन लिया है और तमन्ना मलिक और उनके पति की शिकायत के बाद FIR दर्ज की है। हैदराबाद में नीलगिरी टावर बिल्डिंग स्थित कोचिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। घने धुएं के चलते छात्रों में अफरा तफरी मच गई। स्टूडेंट कोचिंग के अंदर फंस गए। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत से काबू पाया और कोचिंग में फंसे छात्रों को बैल्कनी से बचाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका है। यूपी के उन्नाव में क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले में मैच में अंपायरिंग कर रहे मानिक गुप्ता की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब उन्नाव में अंडर-19 क्रिकेट लीग का एक मुकाबला चल रहा था। बुधवार सुबह गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र स्थित राहुल सापरू ग्राउंड में कानपुर और लखनऊ के युवा खिलाड़ी निर्धारित मैच के लिए एकत्र हुए थे। अचानक हुए इस हमले में मैदान में अफरा तफरी मच गई। मधुमक्खियों के हमले में करीब 40 लोग घायल हो गए हैं। कानपुर पुलिस ने फर्जी डिग्री का कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। ये गिरोह पैसे लेकर फर्जी डिग्री बनाने का काम करता था। गिरोह फर्जी मार्कशीट, डिग्री, प्रोफेशनल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार करके बेचता था। इसके साथ ही ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी फर्जी बनाते थे। ये गिरोह का नेटवर्क 9 राज्यों तक फैला हुआ था और 14 यूनिवर्सिटी से इनका संपर्क था। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मथुरा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। प्रशासन ने गोविंद नगर इलाके में गैंगस्टर योगेश यादव और राजन यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। गैंगस्टर भाइयों की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर जब्त कर लिया गया है। योगेश और राजन पर संगठित गिरोह बनाकर अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने ढोल नगाड़ों के साथ मौके पर मुनादी कराई और जनता को इस जब्ती की आधिकारिक सूचना दी। यूपी के मेरठ में एक शख्स ने ज्वेलरी पसंद की, पेमेंट किया और फिल्मी स्टाइल में करोड़ों के गहने कोई दूसरा ले गया। दरअसल भगवान बुक डिपो के मालिक और पीड़ित प्रवीण शर्मा का आरोप है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए नकद देकर सोना खरीदा था, लेकिन सराफा व्यापारी ने इतनी बड़ी रकम उनसे लेने के बावजूद वो सोना किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। घटना के बाद पुलिस CCTV और कॉल डिटेल खंगाल रही है।